हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था केसी के न्यूमेरिकल्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के न्यूमेरिकल्स, और हमने उसको सीखने की कोशिश करी थी। मैंने आपको एक एक्स का वो एक्स फॉर्म से आप इक्विलिब्रियम तक कैसे पहुंच सकते हो उसके बारे में हमने डिस्कस कर रखा था। क्लियर है? अब आज के लेक्चर के अंदर हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स, दैट इज कि केपी के क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल करना है एंड सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको एक रिएक्शन दे रखी है 2C plus O2 gives 2CO if the equilibrium partial pressure of O2 and CO are 6 atm and 12 atm। कितना दे रखा है इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर? 6 atm दे रखा है और 12 atm दे रखा है रिस्पेक्टिवली। तो आपको क्या निकालना है? केपी निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट्स? केपी। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले इक्वेशन लिखे हैं। इसकी इक्वेशन क्या हो गई हमारे पास? 2C दैट इज इन सॉलिड फॉर्म प्लस O2 गैस गिव्स 2CO गैस। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको ये जो प्रेशर दे रखा है इक्विलिब्रियम पर ही दे रखा है, मतलब ये आपको इनिशियल कंडीशन नहीं है, ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं। और इक्विलिब्रियम पर आपको देखिए O2 का प्रेशर दे रखा है 6 atm और CO का प्रेशर दे रखा है 12 atm। क्लियर है बात की नहीं है? और ये इक्विलिब्रियम पर ही है। बस अब आपको क्या निकालना है? केपी। केपी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का 1। अब देखो, और ये सारी कंडीशंस कब हैं? जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुंच चुकी है। अब यहां पर क्या हो गया भाई? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 का 1। और ये तो सॉलिड है, इसका कोई प्रेशर नहीं लिखा जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनी इधर भाई? 12 इंटू 12 ओवर 6, तो यह हो जाएगा हमारे पास 2। तो आपके पास केपी बन जाएगा 24 atm। कितना हो जाएगा? 24 atm। बस हमारे को इक्विलिब्रियम प्रेशर दे रखा था, पार्शियल प्रेशर, और हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू। क्लियर है बात की नहीं है? तो इस तरीके से हम केपी को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। AB dissociates as 2AB gives 2A plus B2 when the initial pressure of AB is 500 mmHg। आपको क्या दे रखा है? इनिशियल प्रेशर दे रखा है AB का, दैट इज 500 mmHg, एंड द टोटल प्रेशर बिकम्स 625 mmHg। कितना टोटल प्रेशर कितना बन गया स्टूडेंट्स? 625 mmHg। तो आपसे बोला है व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड कैलकुलेट द केपी फॉर द रिएक्शन। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो आपको क्या निकालना है? केपी निकालना है फॉर द रिएक्शन अज्यूमिंग द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। हमको केपी निकालना है। देखो स्टूडेंट्स, कैसे होगा भाई? आपके पास रिएक्शन दे रखी है 2AB gives 2A plus B2। ये हो गया हमारे पास। अब देखो, इनिशियल प्रेशर दे रखा है हमारे को, ये इक्विलिब्रियम तक के नहीं पहुंचाया हुआ है, इनिशियल प्रेशर दे रखा है, मतलब जब टाइम 0 है, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो ये कितना दे रखा है? 500 mmHg। कितना? 500 mmHg। तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, उसके बाद A और B2 का कोई जिक्र नहीं करा है, तो इनिशियली ये क्या होगा? 0, और ये भी क्या होगा? 0, जैसे हमने उसके लिए देखा था कंसंट्रेशन वाले के लिए। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें से कितना, अब ये मैं बोल रहा हूं -2x mm का प्रेशर डिक्रीज हो गया, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 2 है तो -2x लिखोगे। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्लस का 2x mm, और ये हो जाएगा प्लस का x mmHg। क्लियर बात की नहीं है? ये सारे के सारे क्या हैं? mmHg के अंदर हैं। क्लियर है बात? अब तो देखो स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 500 माइनस 2x, 500 माइनस 2x, ये बनेगा स्टूडेंट्स प्लस का 2x, एंड ये बनेगा प्लस का x। क्लियर है बात? अब देखो, आपको क्या दे रखा है? टोटल प्रेशर दे रखा है कितना? 625 mmHg। कितना दे रखा है? 625 mmHg। इसका क्या मतलब हो गया? टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू 625 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया? 500 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x प्लस
एक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि जो टोटल प्रेशर आ रहा होगा वो डिकम्पोज्ड ए बी की वजह से एंड प्रोड्यूस्ड ए और बी टू की वजह से आ रहा होगा। जो टोटल प्रेशर है वो इसकी वजह से भी है, इसकी वजह से भी है और इसकी वजह से भी है। क्लियर है बात की नहीं है? तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? टोटल प्रेशर की वैल्यू है 625। ये किसके बराबर हो गया? 500 प्लस एक्स। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? 125। कितना आ गया? 125। क्लियर है बात? तो इसका क्या मतलब हो गया भाई? ये वाला प्रेशर हो जाएगा हमारे पास 125, ये हो जाएगा 250 बाई 2 इंटू 125 और ये हो जाएगा 500 माइनस 2 इंटू 125 डेट इज 250। तो 500 माइनस 250 हो जाएगा ये भी 250। हमने x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी और हमने वैल्यूज को निकाल दिया। मतलब हमने क्या निकाला? इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी ए एंड बी टू हमने कैलकुलेट कर लिया है। बस अब आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स? केपी क्या हो जाएगा हमारे पास? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का 1, B2 का 1 ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी का स्क्वायर। क्लियर है बात की नहीं भाई? अब अपन को क्या दे रखा है? अपने निकाल लिया है पार्शियल प्रेशर ए का कितना आया? 250। तो हो जाएगा 250 का स्क्वायर। B2 का दे रखा है, मतलब B2 का हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 125। तो ये हो जाएगा 125 का 1 ओवर 250 का स्क्वायर, 250 का स्क्वायर। क्लियर बात की नहीं है? ये सही है, कैंसिल हो गया। तो केपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 125। तो इसको भी हमने किसी तरीके से सॉल्व करा है, जैसे हमने स्टोइकियोमेट्री मतलब बेसिक कंसंट्रेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करा है, बिल्कुल वैसे ही इसको भी सॉल्व करा है। क्लियर है बात की नहीं है? तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा, इसको कॉपी कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिएक्शन दे रखी है सी सॉलिड प्लस O2 गिव्स CO2 एट इक्विलिब्रियम इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपको दे रखा है दैट इज 0.25 atm एंड टोटल प्रेशर आपको दे रखा है 1 atm। तो आपको केपी निकालना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। वापस से सबसे पहले आप क्या लिखेंगे भाई? रिएक्शन आपको दे रखा है, रिएक्शन सी सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है स्टूडेंट? इक्विलिब्रियम पर ही दे रखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो मतलब इक्विलिब्रियम पर ये आपको गिवन है किसका? इसका ऑक्सीजन का प्रेशर गिवन है दैट इज 0.25 atm और इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर आपको दे रखा है 1 atm। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर टोटल प्रेशर 1 atm है, टोटल प्रेशर कितना है? 1 atm। कितना दे रखा है? 1 atm। तो ये किसके बराबर होगा भाई? इसकी वजह से तो कोई प्रेशर आएगा नहीं क्योंकि ये तो सॉलिड है, इसकी वजह से आएगा और इसकी वजह से आएगा। इसको मैंने बोल दिया भाई इक्विलिब्रियम पर ये x atm है। कितना रहा होगा? x atm। तो 1 atm किसके बराबर होगा? 0.25 प्लस x। तो यहाँ से आप x निकाल सकते हो, दैट इज 0.75 atm। कितना हो जाएगा हमारे पास? ये वैल्यू 0.75 atm। अब बस इजी हो गया, केपी निकालना है। केपी क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का 1 ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 0.75 ओवर 0.25 दैट इज 3:1। कितना हो जाएगा? 3। तो केपी क्या हो जाएगा हमारे पास? 3। क्लियर है बात? तो हमने क्या करा? बस इक्विलिब्रियम पर हमारे को पार्शियल प्रेशर दे रखा था, टोटल प्रेशर से हमने CO2 का प्रेशर निकाला और केपी की इक्वेशन में डाल दिया। बहुत बेसिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए सॉलिड गिव्स B प्लस 2C गैस एट इक्विलिब्रियम द टोटल प्रेशर इज 9 atm देन फाइंड आउट केपी। ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखो इसमें क्या दे रखा है पर, ए सॉलिड गिव्स B प्लस 2C, ये भी गैशियस फेस में है, ये भी गैशियस फेस में है। पर देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गिवन था, इसमें किसी का भी प्रेशर नहीं दे रखा है। बस आपको क्या बोला है? इक्विलिब्रियम के दौरान टोटल प्रेशर कितना है? 9 atm। कितना है? 9 atm। मतलब पीटी आपको दे रखा है 9 atm। क्लियर है बात की नहीं है?
अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा सोचें और दिमाग लगाएं कि अगर अब हमारे को इन दोनों का, भाई ये तो सॉलिड है, इसकी वजह से तो कोई प्रेशर आएगा नहीं, अब हमारे को इन दोनों का भी प्रेशर का कुछ दे नहीं रखा है। अब आप खुद सोचो, अगर स्टूडेंट ये प्रेशर P जनरेट कर रहा है, मानो ये कितना प्रेशर कर रहा है, जनरेट P जनरेट कर रहा होगा, हमने मान ली बोला कि इक्विलिब्रियम पर B की वजह से कुछ प्रेशर आ रहा है, हमने बोल दिया उसका नाम है P। आप कुछ भी ले सकते हो, X ले सकते हो, Y बोल सकते हो, कुछ भी, मैंने इसको क्या बोल दिया, P। ठीक है, तो हमने बोला कि भाई इक्विलिब्रियम पर B की वजह से P प्रेशर अगर आ रहा है तो C की वजह से क्या होगा, इसका दुगना आएगा। क्लियर है, क्योंकि इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है, दुगनी है। तो इसका कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2P। कितना हो जाएगा, अपने आप 2P। इसका क्या मतलब हो गया भाई, टोटल प्रेशर दैट इज इक्वल्स टू 9 ATM, दैट इज इक्वल्स टू 9 ATM किसके बराबर हो जाएगा, P प्लस 2P। तो 9 किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास 3P। तो यहाँ से अपने पास P की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 3 ATM। मतलब हमारे को P पता लग गया, कितना आया हमारे पास P की वैल्यू, 3 ATM। ये P कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3, और ये हो जाएगा 6। क्लियर है बात की नहीं है। अब बस आपको क्या निकालना है, KP निकालना है। तो बहुत बेसिक बन गया। तो KP क्या होगा इसके लिए, KP हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ C का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B का 1 ओवर, ये तो सॉलिड है तो इसका 1 ही रहेगा। तो ये देखो स्टूडेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ C कितना निकला हमारे पास, 6 ATM। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और ये कितना निकला 3 ATM, ये हो जाएगा हमारे पास 3 का 1 ओवर 1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 3, तो हो जाएगा 36 इंटू 3, और 36 इंटू 3 होता है 108 ATM। कितना हो जाएगा, 108 ATM। तो इसमें यहाँ पर एक नोट लिख लीजिएगा, नोट लिख लीजिए कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स, पार्शियल प्रेशर किसके, प्रोडक्ट्स के, विल बी इन द रेशियो ऑफ ए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर है। तो ये इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, मैं इन जनरल सबके लिए बता रहा हूं कि जब भी प्रोडक्ट्स का जो भी पार्शियल प्रेशर होगा वो हमेशा स्टोइकियोमेट्रिक के कोएफिशिएंट के रेशियो में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए द पार्शियल प्रेशर, द पार्शियल, इस क्वेश्चन के बाद नोट लिख लीजिएगा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द products will always be in the ratio of stoichiometric coefficients, क्लियर है बात की नहीं है। तो जो भी पार्शियल प्रेशर होएगा वो हमेशा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के ही रेशियो में होगा, या उसी के अकॉर्डिंग बात करी जाएगी। स्टोइकियोमेट्री भी इसकी 1:2 बोल रही है, तो ये इसका P:2P हमने ले लिया। क्लियर है बात, इसको कॉपी कीजिए। क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, 2 मोल्स ऑफ A एंड 3 मोल्स ऑफ B, रिएक्शन दे रखी है, ए से बन गया 2B आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। इतने मोल्स हमारे पास इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो आपको निकालना है एट टोटल प्रेशर ऑफ 2.5 ATM, देन फाइंड KP। तो देखो स्टूडेंट, KP निकालना है भाई। इसके लिए हमारे पास रिएक्शन दे रखी है, ए से क्या बन गया 2B, ये भी गैस और ये भी गैस। आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन दे रखी है भाई, ए के 2 मोल और बी के 3 मोल, तो इसके 2 और इसके हो गए हमारे पास 3। क्लियर है बात। तो देखो अब आपसे बोल दिया टोटल प्रेशर अगर दे रखा है, PT दे रखा है हमारे पास 2.5 ATM, कितना दे रखा है 2.5 ATM। तो हमारे को निकालना है KP। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्टूडेंट KP क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B का स्क्वायर ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ A का 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ B का स्क्वायर ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ A का 1। अब देखो स्टूडेंट, हमारे को दे क्या रखा है, मोल्स, क्या दे रखे हैं, मोल, और KP निकालने के लिए आपको चाहिए पार्शियल प्रेशर। या तो आप यहां पर KC निकालो और KP बराबर KC RT डेल्टा NG से KP निकालो, नहीं तो दूसरा क्या तरीका है भाई, यहां पर पार्शियल प्रेशर निकालने की कोशिश कर लेते हैं। तो पार्शियल प्रेशर देखो कैसे निकलेगा, यहां पर हमारे पास
भाई अपन को पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, अगर मुझे मोल की फॉर्म में ही बताना है तो एक्स से पीटी होता है कि नहीं होता फॉर्मूला, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर, हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में सीख चुके हैं। और ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर पीटी। अब देखो स्टूडेंट, हमको पता है भाई टोटल एक्स से निकालना है, तो एक्स से हो जाएगा एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी। तो एन ए कितना है हमारे पास, एन ए इज 2 मोल्स, मतलब मोल्स ऑफ ए है हमारे पास 2 और मोल्स ऑफ बी है हमारे पास 3। तो कितना आ जाएगा, एक्स से आ गया 2/5 और ऐसे ही एक्स बी जो आ जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 3/5। क्लियर है बात की नहीं है? अच्छा, अब आपको ये वैल्यू पता लग गई तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आराम से निकल जाएगा, हो जाएगा 2/5 इंटू 2.5 और ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा 3/5 इंटू 2.5। कितना हो जाएगा 3/5 इंटू 2.5। तो आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकाल चुके हैं और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकाल चुके हैं। तो इनडायरेक्टली निकाला है पर निकाल लिया हमने। अब इसके अंदर वैल्यू बस पुट करनी है, सब्सटीट्यूट कर दीजिए। ये हो जाएगा हमारे पास 2/5 इंटू 2.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3/5 इंटू 2.5 का 1। अब देखो स्टूडेंट, मैं 2.5 को लिख रहा हूँ यहाँ पर 5/2। क्या लिख रहा हूँ 5/2। ये भी हो जाएगा हमारे पास 5/2। 5 से 5 गया, ये 5 से 5 गया, ये तो हो गया हमारे पास 1। तो हमारे पास क्या बचा 1/3/2, 1 डिवाइडेड बाय 3/2 बचा। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू, अच्छा ये हाँ 3/2। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2/3। कितना आ जाएगा 2/3। तो आपके पास केपी क्या निकल जाएगा आराम से 2/3। हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने बस इतना याद रखना कि कभी आपको केपी पूछ लिया और मोल्स की फॉर्म में दे रखा है तो हम पार्शियल प्रेशर इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बस इतना याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4 मोल्स ऑफ PCl5। किसके PCl5 के 4 मोल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इन अ क्लोज्ड वेसल। ठीक है, इफ एट इक्विलिब्रियम, हमारे पास इनिशियली किसके PCl5 के 4 मोल हैं, बोला गया है इक्विलिब्रियम पे इफ एट इक्विलिब्रियम PCl5 इज लेफ्ट विद 2 मोल्स। PCl5 के कितने मोल्स, 2 मोल्स बचे हैं एंड द टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 1 atm। कितना दे रखा है इक्विलिब्रियम प्रेशर 1 atm। तो आपको निकालना है Kp फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देख भाई रिएक्शन क्या है इसके लिए, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। ये भी गैशियस फेस, ये भी गैशियस फेस, ये भी गैशियस फेस के अंदर आपको क्वेश्चन में दे रखा है। आपको क्या बोला है इनिशियली, शुरुआत में आपको बोला गया है कि भाई 4 मोल्स हैं PCl5 के और उसी को ही हीट करा है, तो इसके हो गए हमारे पास 4, तो ये होगा 0 और ये होगा 0। क्लियर है बात की नहीं? अब इसके बाद इसके कितने टूटेंगे स्टूडेंट, x, इसके बनेंगे x, इसके बनेंगे x। तो इक्विलिब्रियम के दौरान हमारे पास इसके कितने बने 4 - x, इसके बचेंगे x और इसके इसके बनेंगे x और इसके बनेंगे x। अब आपको क्या कंडीशन दे रखी है स्टूडेंट कि इक्विलिब्रियम पर हमारे पास PCl5 के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। कितने मोल्स हैं हमारे पास PCl5 के 2 मोल, मतलब 4 - x किसके बराबर हो गया 2। तो यहाँ पर आप देख लीजिए भाई 4 - x अगर 2 के बराबर है तो x क्या हो जाएगा यहाँ से 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ये भी हो जाएगा 2 और ये तो अपने पास 2 दे ही रखा है। अब देखो स्टूडेंट, आपको क्या निकालना है Kp और दे रखा है हमारे पास मोल्स। क्या दे रखे हैं मोल्स। तो Kp निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। किसकी भी जरूरत पड़ेगी, मोल फ्रैक्शन, क्योंकि पार्शियल प्रेशर आप उसी से ही निकाल पाओगे। और मोल फ्रैक्शन के लिए कहीं ना कहीं हमको टोटल मोल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम नीचे टोटल मोल से ही डिवाइड मारते हैं मोल फ्रैक्शन में। तो देखो पहले तो टोटल मोल्स निकाल लो। तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, इसके 2 मिले, इसके 2 बने और इसके भी 2, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 6 मोल्स आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। किस पर, इक्विलिब्रियम पर हमारे पास इतने बने। अब हमारे को स्टूडेंट निकालना है Kp। तो Kp क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 क्या 1 पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 का 1 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 का 1। क्लियर है बात की नहीं है? अब हमारे को क्या है भाई पार्शियल प्रेशर निकालना है। मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ पार्शियल प्रेशर। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इंटू टोटल प्रेशर।
ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इंटू टोटल प्रेशर दैट इज PT। तो देखो स्टूडेंट पोर्ट फ्रैक्शन कितना हो गया हमारे पास, इसके कितने मोल्स हैं 2 ओवर टोटल मोल्स कितना है 6 मोल्स ओवर टोटल मोल्स, यही होता है मोल फ्रैक्शन, हम सीख चुके हैं मोल कंसेप्ट में। इनटू टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर हमारे को दे रखा है 1 atm, कितना हो जाएगा हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 आ जाएगा आपके पास 1/3, कितना हो जाएगा 1/3 हो गया। क्लियर है बात की नहीं है। अब ऐसे ही स्टूडेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 इंटू PT। तो ये वैल्यू हो जाएगी भाई, मोल फ्रैक्शन कितना हो गया Cl2 का, ये हो जाएगा 2/6 मोल्स ओवर टोटल मोल्स इंटू टोटल प्रेशर 1, तो ये भी आ जाएगा 1/3। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 भी क्या आ गया हमारे पास 1/3। और ऐसे ही अब पार्शियल प्रेशर PCl5 देख लें, तो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इंटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर के कितने मोल्स हैं हमारे पास, इक्विलिब्रियम पर 2 मोल हैं अपॉन टोटल मोल हमारे पास हैं 6 इंटू टोटल प्रेशर हो गया 1, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 1/3। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 भी कितना आ गया 1/3 आ गया। क्लियर है बात की नहीं। तो हमने इसके सब के पार्शियल प्रेशर निकाल दिया, बस डायरेक्ट अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। ये हो गया हमारे पास 1/3 की पावर 1 इंटू 1/3 की पावर 1 ओवर 1/3 की पावर 1, ये कैंसिल आउट हो गया। तो KP क्या हो गया हमारे पास 1/3, KP क्या आ जाएगा 1/3। तो बस याद क्या रखना था, अगर कभी भी ऐसा केस आ जाए कि मोल्स दे रखे हों और आपसे क्या बोल दिया जाए KP पूछ लिया जाए, तो आप डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कॉपी कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारा नया टॉपिक दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या K इक्विलिब्रियम। अब K इक्विलिब्रियम सीखने के बाद आप क्या क्या चीज़ों का पता लगा सकते हो, तो हम उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहला, टू कंपेयर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हम क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ K। देखो स्टूडेंट्स, अभी हमारे को पता लग गया कोई भी रिएक्शन के लिए जो K होता है वो होता है क्या, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, यही होता है। और प्रोडक्ट की जो भी कंसंट्रेशन स्टोइकियोमेट्री हम उसको उसकी पावर पे लगा देते हैं। अब खुद सोचो स्टूडेंट्स, अगर किसी का अगर प्रोडक्ट ज्यादा है, कोई भी रिएक्शन, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R से P ही लिख रहा हूँ, फॉर द रिएक्शन R2P, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर है। अगर स्टूडेंट प्रोडक्ट की मात्रा बहुत ज्यादा बन रही है, प्रोडक्ट की मात्रा अगर बहुत ज्यादा बन रही है, इसका क्या मतलब हो गया भाई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। और अगर बेटा प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है तो रिएक्टेंट क्या होते जा रहा होगा, कम होते जा रहा होगा, तो रिएक्टेंट अपने आप घट जाएगा। क्लियर है बात की नहीं है। या भी आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए, अगर प्रोडक्ट बढ़ रहा है मतलब न्यूमरेटर बढ़ेगा तो K की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो मतलब हमारे को क्या पता चल जाएगा कि अगर K ज्यादा है, K अगर बहुत ज्यादा है, इसका क्या मतलब होगा कि भाई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी ज्यादा है। क्लियर है बात की नहीं है। अगर K ज्यादा है स्टूडेंट्स, तो हमारे को क्या पता पड़ जाएगा भाई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी ज्यादा है। और अगर K ज्यादा है तो रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग, मतलब K ज्यादा कब होगा, जब रिएक्टेंट क्या होगा, कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो इसका क्या मतलब हो गया भाई, रिएक्टेंट कम हो जाएगा। मतलब K अगर ज्यादा आ रहा है तो इससे क्या आपको हम कंक्लूजन पे निकले, अगर K अगर ज्यादा है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। क्लियर है बात की नहीं। तो हम इससे कंसंट्रेशन को कंपेयर कर सकते हैं। तो याद रखना है K अगर ज्यादा, अगर यहां पर K अगर ज्यादा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। क्लियर है बात। अब देखो स्टूडेंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कौन ज्यादा स्टेबल है, हम उसको भी कंपेयर कर सकते हैं। तो वापस से मैं सेम रिएक्शन ले रहा हूं इसके लिए, R से P, रिएक्टेंट से क्या बन गया, कुछ प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है बात। इसके लिए अगर मुझे K लिखना होगा तो K क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। सेम, अगर स्टूडेंट मेरे पास K की मात्रा बहुत ज्यादा आ रही है, K की मात्रा बहुत ज्यादा आ रही है, इसका क्या मतलब होगा, प्रोडक्ट ज्यादा होगा, जो हमने अभी डिस्कस करा। अगर K ज्यादा, इसका क्या मतलब हो गया, प्रोडक्ट ज्यादा। और दुनिया में देखो सर बच्चों, हर जो रिएक्शन है वो किसकी तरफ भग रही है, स्टेबिलिटी की तरफ भग रही है। दुनिया में हर चीज क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। क्लियर है बात की नहीं है। तो अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा तभी तो रिएक्टेंट चाहेंगे मैं प्रोडक्ट बन जाऊं। अगर रिएक्टेंट ही ज्यादा स्टेबल हो गया तो क्या वो रिएक्टेंट कभी चाहेगा मैं प्रोडक्ट बन पाऊं,
नहीं चाहेगा। तो यहां पर प्रोडक्ट क्यों बन रहा होगा, क्योंकि वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो रिएक्टेंट क्या, अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्टेंट कोशिश करेगा मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते चले जाऊं ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाऊं ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। और अगर बेटा प्रोडक्ट में ज्यादा बन रहा है तो प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ती जा रही है, प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ रही है मतलब के की मात्रा बढ़ रही है। इससे क्या पता लग गया कि अगर के ज्यादा है, अगर के ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा मतलब प्रोडक्ट स्टेबल ज्यादा। क्लियर है बात की नहीं है? तो अगर के ज्यादा है, के की वैल्यू अगर ज्यादा है, इसका क्या मतलब है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है मतलब स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट भी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है। और अगर रिएक्शन में के ज्यादा है, इसका मतलब हो गया जो रिएक्टेंट हैं वो क्या हो रहे होंगे, कम होते जा रहे होंगे। रिएक्टेंट कम हो रहे हैं मतलब के ज्यादा का मतलब हो गया रिएक्टेंट जो हैं वो कम होते चले जाएंगे, रिएक्टेंट जो हैं वो कम होते चले जाएंगे मतलब वो कम स्टेबल है। स्टेबिलिटी किसकी, रिएक्टेंट की कम है। तो कैसे देखेंगे, अगर के ज्यादा तो प्रोडक्ट स्टेबल और रिएक्टेंट कम स्टेबल, और वाइस वर्सा। अगर के कम, अगर स्टूडेंट यहां पर देखो के अगर कम होता तो कम क्यों होएगा कि भाई या तो प्रोडक्ट कम हो जाए या रिएक्टेंट ज्यादा हो जाए। भाई के कम कम होता है जब ये न्यूमरेटर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, क्योंकि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिनोमिनेटर या तो बढ़ जाए क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है। तो अगर के की वैल्यू, अगर के की वैल्यू कम आ रही है इसका क्या मतलब होगा, प्रोडक्ट क्या तो कम बन रहा है या रिएक्टेंट ज्यादा है। और अगर रिएक्टेंट अभी ज्यादा क्यों रहेगा, क्यों हो सकता है वहां पर रिएक्टेंट स्टेबल हो। क्लियर है? तो अगर रिएक्टेंट बहुत ज्यादा स्टेबल है तो वो चाहेगा ही नहीं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, और वो प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होना चाहेगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो के कम हो जाएगा। तो वहां पे मेरे को इसका रिलेशन देखना है तो वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है, तो के ज्यादा तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल, के कम तो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल। तो यहां पर ऐसा करिए, आप ये लिख लीजिए के कम, के की वैल्यू कम तो रिएक्टेंट ज्यादा, तो रिएक्टेंट ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और यहां पर भी ऐसे लिख लीजिए के ज्यादा तो प्रोडक्ट ज्यादा मतलब रिएक्टेंट कम, और ऐसे ही अगर के कम, अगर के कम है तो मतलब प्रोडक्ट कम बन रहा होगा, प्रोडक्ट जो होगा हमारे पास वो कम बन रहा होगा, और रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा बन रहा होगा। क्या होगा, रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा मात्रा में बन रहा होगा। क्लियर है बात की नहीं है? तो इस तरीके से आप किसको कंसंट्रेशन को, कि किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और किसकी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की ज्यादा है या रिएक्टेंट की ज्यादा है, के को देख के बता सकते हैं। और ऐसे ही स्टेबिलिटी को भी आप बता सकते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल। बस इतना याद रखना, के ज्यादा तो प्रोडक्ट ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा तो प्रोडक्ट स्टेबल, के कम तो रिएक्टेंट ज्यादा, रिएक्टेंट ज्यादा तो रिएक्टेंट स्टेबल। इतनी बात है बस। इसके ऊपर बेस क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन है हमारे पास 2NO gives N2 plus O2। इस रिएक्शन के लिए मेरे को के दे रखा है, ये अगली रिएक्शन है 2NO2 gives N2 plus 2O2। इस रिएक्शन के लिए भी मुझे के दे रखा है। ठीक है, आपको पहला पार्ट क्या बोला गया है, विच ऑक्साइड इज मोर स्टेबल। तो ऑक्साइड क्या होता है स्टूडेंट, ये हमारे पास ऑक्साइड है, ये तो ऑक्सीजन है। बहुत सारे बच्चे ये ऑक्सीजन को ही ऑक्साइड मान लेते हैं, ये गलत है। ऑक्साइड जब होता है जब वो किसी के साथ कंबाइन होता है। ठीक है, तो ये ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है। तो ऑक्साइड हमारे पास कहां पर है, रिएक्टेंट की तरफ है। मेरे से बोला है विच ऑक्साइड इज मोर स्टेबल। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके सुनो, विच ऑक्साइड रिएक्टेंट की तरफ है ऑक्साइड, तो मैं यहां पर इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑक्साइड मैं बोल रहा हूं विच रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल। क्या बोल रहा हूं, विच रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल। तो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, जिसका के कम होगा वो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अभी हमने देखा तो भाई के किसका कम है, फर्स्ट पार्ट के किसका कम है भाई, यहां पर हमारे पास है 2.4 इंटू 10 की पावर -15, और एक के है 4.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। तो दोनों में से कौन सा के कम है, 10 की पावर माइनस का 19 वाला के कम है। तो ये हो जाएगा, देखो भाई K2 इज लेस देन K1। अगर K2 K1 से कम है, इसका क्या मतलब हो गया कि NO2
NO2 is more stable than NO। NO2 NO से ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसका जो K है वो कम है और हम रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी इनवर्स डायरेक्शन में देखते हैं। तो NO2 इज मोर स्टेबल देन NO। ठीक है, अगला देखते हैं पार्ट। अगला है हमारे पास स्टूडेंट, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट आर इक्वल, दोनों की यहां पर ये वाला रिएक्टेंट और ये वाला रिएक्टेंट दोनों की मेरे को बोला गया है इनिशियल कंसंट्रेशन बराबर है, डिटरमाइन विच ऑक्साइड हैज मोर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो मेरे को बताना है कि इक्विलिब्रियम पर दोनों में से कौन से ऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो भाई ऑक्साइड की कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो जिसका के ज्यादा उसका रिएक्टेंट कम, या जिसका के कम उसका रिएक्टेंट ज्यादा, क्योंकि हम ऑक्साइड तो दोनों कहां पर हैं स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट साइड पर हैं, तो हमारे को रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो हमसे पूछा है मोर कंसंट्रेशन, विच ऑक्साइड हैज मोर कंसंट्रेशन ऑफ एट इक्विलिब्रियम। ऑक्साइड कहां पर है? रिएक्टेंट। मतलब ऐसा क्वेश्चन इसको ऐसा पढ़िए, which in the initial concentration of both reactants are equal, determine which reactant has more concentration। तो reactant की concentration ज्यादा कब होगी? जब K क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब K क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मतलब K2 is less than K1, K2 is less than K1, that is, इसका क्या मतलब हो गया? NO2 is will be more at इक्विलिब्रियम। NO2 की मात्रा इक्विलिब्रियम पर ज्यादा होगी। तो हम बेसिक इससे पता लगा सकते हैं। भाई यहाँ पर ऑक्साइड का था कि भाई कौन सी ऑक्साइड स्टेबल है, तो ऑक्साइड की स्टेबिलिटी कैसे देखनी थी, मतलब या रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं हम, जिसका के कम उसका रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा। तो यहाँ पर K2 कम था, मतलब ये ज्यादा स्टेबल हो गया। अब ये खुद सोचो, ये ज्यादा स्टेबल है तो ये चाहेगा क्या मैं प्रोडक्ट में चेंज होना? नहीं चाहेगा, मतलब इक्विलिब्रियम पर इसकी मात्रा इससे तो ज्यादा ही होगी। तो NO2 विल बी मोर एट इक्विलिब्रियम अगर ये दोनों के दोनों की कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन सेम हो। तो कॉपी कीजिए इसको। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं अब हम एक नया टॉपिक, दैट इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है स्टूडेंट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में, तो वो क्या है, अगर कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें K की वैल्यू 10 की पावर 3 से ज्यादा हो जाए, 10 की पावर 3 से ज्यादा हो जाए, इसका अगर ऐसा हो गया तो इसका क्या मतलब हो गया कि स्टूडेंट जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट से क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। देखो आप कोई भी रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो भाई K इसके लिए कैसे डिफाइंड होगा, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। इसका जो K डिफाइंड होगा वो कैसे होगा हमारे पास, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, ऐसा ही होएगा। इसका क्या मतलब हो गया स्टूडेंट, देखो K की वैल्यू अगर 10 की पावर 3 से बहुत ज्यादा हो गई, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। 10 की पावर 3 का मतलब हो गया K की वैल्यू 1000 से भी ज्यादा हो चुकी है। तो मतलब क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मात्रा में बन रहा है। इसका क्या मतलब हो गया कि जो रिएक्शन है लगभग लगभग कंप्लीशन तक पहुंच जाएगी। क्लियर है? द रिएक्शन प्रोसीड्स, द रिएक्शन प्रोसीड्स नियरली टू कंप्लीशन, द रिएक्शन प्रोसीड्स नियरली टू कंप्लीशन, मतलब वो लगभग लगभग कंप्लीशन तक पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि K की मात्रा बहुत ज्यादा बड़ी है, K किसका है, बहुत ज्यादा अमाउंट में है। ठीक है, सेकंड केस है हमारे पास स्टूडेंट्स, दैट इज K की जो वैल्यू है इट इज लेस देन 10 की पावर -3। कितनी? 10 की पावर -3 से कम है। अगर स्टूडेंट 10 की पावर -3 का मतलब हो गया कि K की वैल्यू 0.001 से भी कम है, 0.001 से भी कम है, इसका क्या मतलब हुआ कि वहां पर रिएक्टेंट की मात्रा, जो रिएक्टेंट की मात्रा है वो प्रोडक्ट से कहीं गुना ज्यादा होएगी। क्यों? और इसका देख लेते हैं बेसिक एग्जांपल से। भाई रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, K क्या होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अब देखो K क्या है, बहुत छोटा है, K क्या है, बहुत छोटा है, मतलब 0.001 है।
इसका क्या मतलब है, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा में अमाउंट में पड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, द रिएक्टेंट आर प्रेजेंट, द रिएक्टेंट या बस merely the reactant merely produce प्रोडक्ट, मतलब बहुत कम मात्रा में ही प्रोडक्ट बन रहा होगा। द रिएक्टेंट मेयरली प्रोड्यूस प्रोडक्ट, या रिएक्शन अभी बहुत ज़्यादा चालू नहीं हुई है, मतलब सिर्फ रिएक्टेंट ही अगर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट बन ही नहीं पा रहे ढंग से, तो मतलब वहाँ पर रिएक्टेंट ही है, मतलब प्रोडक्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है। अगला थर्ड पॉइंट, अगर जो k की वैल्यू है स्टूडेंट 10 की पावर 3 से तो कम है और 10 की पावर -3 से ज़्यादा है, अगर कभी ऐसी कंडीशन बन गई जब k की वैल्यू 10 की पावर 3 से कम है, 10 की पावर -3 से ज़्यादा है, इसका क्या मतलब हो गया कि द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बोथ आर present in appreciable अमाउंट, दोनों के दोनों अगर इस रेंज के अंडर हैं तो हम बोलते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों लगभग अच्छी खासी अमाउंट के अंदर प्रेजेंट हैं। अगर इस रेंज के अंडर हैं तो हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में हमने 3 केस देखे, अगर के 10 की 1000 से ज़्यादा है तो प्रोडक्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, मतलब रिएक्शन लगभग कंप्लीशन पे जा चुकी है। के की वैल्यू अगर 10 की पावर -3 से कम है, मतलब रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब रिएक्टेंट मेयरली प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट। और अगर के की वैल्यू इस रेंज के अंडर है तो दोनों का अप्रिशिएबल अमाउंट है, हम किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, देखो AIPMT 2015 में आ चुका है हमारे पास। क्वेश्चन है, इफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन इज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है स्टूडेंट इतनी, और के डिफाइन कब होता है, वही होता ही रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होता है के। देन एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम विल कंटेन मोस्टली रिएक्टेंट। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जो ये के की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको, 1.6 इंटू 10 की पावर 12, 1.6 इंटू 10 की पावर 12, तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट है। हमने तो ये बोला था 1000 से भी ज्यादा हो जाए तो ही बात बन जाएगी, अब ये तो बहुत 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 ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, तो मतलब ये के बहुत ज्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट रिएक्शन लगभग कंप्लीशन तक पहुंच चुकी है, वहां पर प्रोडक्ट ही पड़े हैं, तो मोस्टली प्रोडक्ट आएगा, इसमें रिएक्टेंट नहीं होंगे क्योंकि के की वैल्यू बहुत ज्यादा है, सिमिलर अमाउंट नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि इस रेंज के अंडर नहीं है सिमिलर अमाउंट। तो हम जब सोचेंगे जब कुछ ऐसी रेंज के अंडर तो बात आए, फिर हमको और अगर कंडीशंस मिलेगी तो हम चेक कर लेंगे सिमिलर अमाउंट है कि नहीं है, तो ये भी नहीं है, और बोला है ऑल रिएक्टेंट, तो ये भी नहीं हो सकता, तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट होएगा। ये AIPMT में पूछा हो गया सवाल है, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। कॉपी कीजिए इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स एक नोट लिखते हैं, वैसे हम ये नोट पहले भी लिख चुके हैं बट अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है तो मैंने वापस से रिकॉल करवा दिया है। क्वेश्चन नोट है स्टूडेंट हमारे पास, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज अ डिफाइनाइट वैल्यू फॉर अ गिवन रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर। इसका क्या मतलब हो गया, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का किसी भी गिवन टेम्परेचर पर जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है कौन के, उसकी वैल्यू हमेशा इक्वल आती है, मतलब टेम्परेचर अगर सेम है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की भी जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। क्लियर है बात की नहीं है। अब देखो इसी के ऊपर अब बेस कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। A solid gives 2B गैस प्लस C गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या है हमारे पास, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ B की कंसंट्रेशन हमने क्या कर दी, दुगनी कर दी, तो कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स विल द कंसंट्रेशन ऑफ C चेंज। मेरे से क्या बोला है कि C की कंसंट्रेशन कितने गुना बढ़ जाएगी। तो देखो स्टूडेंट, हमको पता है कि भाई आप B को दुगना कर दो, 4 गुना कर दो, या भले से 50 गुना कर दो, K में असर नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि K तो कांस्टेंट है, K तो कांस्टेंट है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर K की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है। इसका क्या मतलब हो गया कि भाई K जो पहले था
के इक्विलिब्रियम जो पहले था वही के इक्विलिब्रियम बाद में हो जाएगा, वही के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। क्लियर है बात की नहीं है? अब देखो स्टूडेंट, अगर मेरे को पहले नॉर्मल रिएक्शन क्या दे रखी है मेरे को, ए गिव्स 2b प्लस सी, क्या दे रखी है, ए गिव्स 2b प्लस सी। ये तो हमारे पास है सॉलिड, ये है गैस, और ये भी है हमारे पास गैशियस फेस में। तो इसके लिए अगर मुझे के लिखना होगा स्टूडेंट्स, तो के क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी बी का स्क्वायर सी का 1। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आएगी ही आएगी। क्लियर है बात की नहीं है? अब देखो, अब हमारे को क्या पता लग चुका है, हमारे को पता लग गया भाई के इक्विलिब्रियम 1 किसके बराबर हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम 2 के बराबर होगा। मतलब हम कितना भी बी को बदल लें के में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब मैं k1 लिख रहा हूं इज इक्वल्स टू k2 हो गया। ठीक है, तो k1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, देखो b का स्क्वायर c का 1, b का स्क्वायर c का 1 किसके बराबर हो जाएगा, k2। अब देखो स्टूडेंट, जब हमने k2 की बात कर रहे हैं, हमको क्या बोला गया है, b को दुगना कर दिया, b को क्या कर दिया, दुगना कर दिया। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 2b, क्या लिख देता हूं, 2b, जहां पर हमने लगा दिया 2b, हमने इसके अंदर चेंज किया है, इसका क्या हो गया, स्क्वायर c का हो गया 1। अब ये मैं इसको c डैश बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, c डैश। b में तो क्या हो गया, b का तो दुगना हो गया, पर c में क्या चेंज आया, मतलब c डैश की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा b का स्क्वायर c का 1 किसके बराबर हो जाएगा, 4b का स्क्वायर। तो c डैश हमारे को कैलकुलेट करना है। तो देखो b स्क्वायर से तो b स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सी डैश हो जाएगा दैट विल बी 1/4 टाइम्स ऑफ सी। मतलब कितने गुना चेंज आया हमारे पास, 1/4। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन में B को दुगना कर रहे हो तो C अपने आप 1/4 टाइम्स हो जाएगा या कम हो जाएगा, ताकि K क्या रहे, मेंटेन रहे। K क्या रहे, मेंटेन रहे। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट पे कोई भी चीज को दुगना कर रहे हो, 3 गुना कर रहे हो, तो K में दूसरे वाले के अंदर अपने आप चेंज आ जाएगा, ताकि K हमारे पास मेंटेन्ड फॉर्म में रहे। क्लियर है बात? तो हमने निकाल दिया C में क्या चेंज हो जाएगा, तो 1/4 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल कंसंट्रेशन का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, हमारे पास है N2O4 से क्या बन गया, 2NO2। आपको बोला गया है एट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ N2O4 एंड प्रेशर ऑफ NO2 आर 0.4 atm एंड 0.2 atm। कितना दे रखा है, इक्विलिब्रियम पर हमारे को इतना प्रेशर गिवन है रिस्पेक्टिवली। एट द सेम टेम्परेचर इफ प्रेशर ऑफ NO2 इज डबल। आपको क्या बोला है, अगर सेम टेम्परेचर पे हम प्रेशर ऑफ NO2 को क्या कर दें, दोगुना कर दें, तो हमको प्रेशर ऑफ N2O4 निकालना है इक्विलिब्रियम पर। क्लियर है? तो देखो इक्वेशन लिखते हैं हम पहले। N2O4 से क्या बन गया, 2NO2 किस फॉर्म में, गैशियस फेस में। किस फेस में स्टूडेंट्स, गैशियस फेस के अंदर। क्लियर है बात की नहीं है? देखो आपको बोला गया है इक्विलिब्रियम पर प्रेशर ऑफ N2O4 है 0.4 atm और प्रेशर ऑफ NO2 है 0.2 atm। दिस वैल्यूज आर गिवन इन द क्वेश्चन। आपको बोला गया है कि अगर सेम टेम्परेचर में प्रेशर को अगर मैं दुगना कर दूं तो प्रेशर ऑफ N2O4 में क्या चेंज आएगा। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम प्रेशर को दुगना कर दे, 5 गुना कर दे, कितना भी कर दे, अगर टेम्परेचर सेम है तो K पर तो कोई असर नहीं आता। और फिर अगर K पर असर नहीं आएगा तो मतलब KP1 बराबर KP2, और फिर हम आगे उसको देख सकते हैं कि इस पर कितना असर आएगा। तो हमको पता है भाई KP1 इज इक्वल्स टू KP2। तो KP1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर ओवर प्रेशर ऑफ N2O4 का 1 किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर ऑफ। अच्छा, इसके लिए आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि NO2 का जो है वो क्या हो चुका है, दुगना हो चुका है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ, या पी डैश लिख रहा हूँ उसको, मेरे को इसका चेंज देखना है, पी डैश N2O4 का 1 हो गया। अब देखो स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी है, प्रेशर ऑफ NO2 क्वेश्चन में कितना दे रखा है, दैट इज 0.2, तो हो जाएगा हमारे पास 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.4 डिवाइडेड बाय 0.4 किसके बराबर हो गया, ये हो गया 4, 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4, और प्रेशर ऑफ NO2 आपको दे रखा है क्वेश्चन में 0.2, तो ये हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आपको क्या बोला गया है, P डैश N2O4, मतलब आपको ये वैल्यू निकालनी है, प्रेशर ऑफ N2O4 आपको निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये देखो, ये से ये तो हो गए हमारे पास कैंसिल आउट, तो आपके पास P डैश N2O4 कितना आ जाएगा, 4 इंटू 0.4, सो P डैश N2O4 हो जाएगा हमारे पास 1.6, कितना आ गया 1 पॉइंट, मतलब इसके अंदर 1.6 टाइम्स का चेंज आएगा अगर आप इसको दुगना कर दोगे, ताकि हमारे पास Kp मेंटेन रहे। क्लियर है बात, सो कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MgOH होल ट्वाइस, सॉलिड फॉर्म से क्या बना रहा है, Mg2 प्लस एक्वस और OH माइनस 2OH माइनस एक्वस में जा रहा है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस इज डिक्रीज्ड अप टू 1/9 टाइम्स, हमारे पास Mg2 प्लस की जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है वो 1/9 टाइम्स क्या हो गई है, कम हो गई है। देन डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंक्रीज, तो कितने बार, कितने गुना हमारे पास OH माइनस में चेंज आएगा। तो वही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स भाई, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो कितने भी आप टाइम्स Mg2 प्लस को कम ज़्यादा कर लो, K की वैल्यू तो वही रहेगी, K में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो उसके हिसाब से इक्विलिब्रियम अपने आप को एडजस्ट हो जाएगा, वहाँ पे कंसंट्रेशन आगे पीछे एडजस्ट हो जाएंगी। तो ठीक है, तो यहाँ पर K1 इक्वल्स टू K2 लिख दें, तो K1 इस रिएक्शन के लिए K क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, Mg2 प्लस की पावर 1 OH माइनस का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, K2। अब K2 क्या हो जाएगा, मैंने इसको लिख दिया भाई Mg, यहाँ पर मेरे को बोला गया है Mg2 प्लस की जो कंसंट्रेशन है इट हैज़ बिन चेंज्ड 1/9 टाइम्स, मतलब डिक्रीज 1/9 टाइम्स, तो मतलब यहाँ पे लिख देते हैं 1/9 Mg2 प्लस का पावर 1। और ये देखो स्टूडेंट, अब इसके अंदर अगर चेंज आया है तो पक्का OH माइनस में भी चेंज आया है, तो आप उसको OH माइनस 1 कर दीजिए, OH माइनस 1 कर दो, या इसको X लिख दो, बेटर है, इसको क्या लिख लो, X लिख लो, आपको जो कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसका स्क्वायर, मतलब आपको अब X की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट इज OH माइनस में कितना चेंज आया होगा। तो ये से देखो, ये तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो X का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ OH माइनस का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ OH माइनस का स्क्वायर, मतलब हमारे पास जो OH माइनस में चेंज आएगा दैट विल बी कितना, 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ OH माइनस का स्क्वायर, और x के अंदर कितना चेंज आ जाएगा यहाँ पर, मतलब OH माइनस की जो कंसंट्रेशन है वो हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ OH माइनस का पावर 1, अगर हम इसको अंडर रूट कर लेते हैं तो ठीक है। तो यहाँ से हम बेसिकली कितने गुना OH माइनस की कंसंट्रेशन में चेंज आया, हमने डायरेक्टली उसको बहुत इजीली सॉल्व कर लिया, बस K1 बराबर K2 रखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।